मार दिया था और मिलिट्री ने फिर उसे दफना दिया था। क्लाउड ये सुनने के बाद अपने सोल्जर्स को तैयार होने के ऑर्डर देता है क्योंकि उन्हें निडहॉग को कैसे भी खत्म करना है। जिसके बाद लीसा शॉ से मिलती है और पूछती है कि विलियम कैसा इंसान था। शॉ कहती है कि उसके फादर बहुत ही ज्यादा अच्छे और शांत इंसान थे जो कभी भी गुस्सा नहीं होते थे और हमेशा उनसे प्यार करते थे। लीसा सुझाव देती है कि शॉ को टाउन वापस चले जाना चाहिए, लेकिन शॉ कहती है कि वो यहीं रुकेगी और फाइट में शामिल होगी। लीसा फिर उसे कुछ गॉड किलर बुलेट देती है और कहती है कि इन्हें सही वक्त पर ही इस्तेमाल करे। वो सभी लोग इंतजार करते हैं जब तक एक सोल्जर निडहुगो को ल्यूर करता हुआ उनके पास लाता है। क्लाउड अपने आदमियों को अटैक करने का ऑर्डर देता है। सोल्जर उसे पकड़ने के बाद निडहॉग पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन वो फायरबॉल का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को पीछे हटा देता है। निडहॉग उसका पीछा करता है, हालांकि वो साथ ही कुछ एक्सक्लूसिव ट्रैप को भी एक्टिवेट कर देता है। ट्रैप से हुए अटैक से बचने के लिए निडहॉग उड़ता है और टाउन की तरफ निकल जाता है। क्लाउड शॉ और लीसा को टाउन के अंदर जाने के लिए कहता है ताकि वो लोगों को वहाँ से सही सलामत निकाल सकें। क्लाउड निडहॉग के विंग्स के ऊपर शूट करता है जिससे कि उसका एक विंग टूट जाता है। निडहॉग पलटकर हमला करता है और फायरबॉल से क्लाउड को टारगेट करता है। शॉ और लीसा लोगों को वहाँ से भागने के लिए वार्न करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता जब तक कि निडहॉग विलेज पर अटैक नहीं कर देता। शॉ आखिरकार समझ जाती है कि हाँ का मकसद इनकारनेट को खत्म करना क्यों था। उसे ये एहसास होता है कि उसके फादर का मरना जरूरी है टाउन को बचाने के लिए। शॉ अपने फादर के शब्दों को याद करते हुए निडहॉग पर गोली चलाने लगती है और उससे रुकने के लिए भीख मांगती है। वो निडहॉग की चेस्ट पर शूट करती है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो मरने से पहले अपने पंजे को आगे बढ़ाता है जिसे कि शॉ पकड़ लेती है और तब भी उसका शरीर पूरी तरीके से बिखर जाता है। अगली सुबह शॉ लीसा से कहती है कि वो खुश है कि उसने फाइनली अपने फादर को गुड बाय कह दिया, लेकिन साथ ही हांग के बारे में सोचती है कि क्या इनकारनेट को मारे बिना उन्हें बचाया जा सकता है। शॉ फिर लीसा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके मिशन में ज्वाइन करना चाहती है हांग को ढूंढने के लिए। क्लाउड इसको मंजूरी दे देता है क्योंकि शॉ उनके लिए मददगार साबित होगी। नॉर्थ प्रेसिडेंट रिचर्ड विदर्स 3 महीने के अंदर सब इनकारनेट को एलिमिनेट करने के ऑर्डर देता है। जनरल्स सोचते हैं कि आखिरकार प्रेसिडेंट इतना जल्दी क्यों कर रहा है। वो कहते हैं कि ये उनका तरीका है नेशन को बचाने का। क्लाउड को पॉलिटिक मोहरा बनाकर सोल्जर्स समुद्र के पास कैंप में इंतजार कर रहे थे सप्लाई शिप के लिए। एंड क्लाउड इस बात से गुस्सा और परेशान होता है कि उन्हें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। शॉ समुद्र का नजारा देख रही होती है और हांक के बारे में सोच रही होती है। तभी वो किसी के गाने की आवाज सुनती है और जहाँ से वो आवाज आ रही होती है उसके पीछे जाती है और एक केव के अंदर घुस जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एक शायरन इनकारनेट ट्राइस से होती है। शॉ म्यूजिक का मजा ले रही थी कि तभी एक आदमी कार्ल्स उसके सामने गन लेकर आ जाता है और उसे कहने लगता है कि यहाँ से वापस चली जाए और उसने जो देखा उसे भूल जाए, लेकिन ट्राइस उसे कहता है कि शॉ को अकेला छोड़ दे। शॉ बताती है कि वो विलियम की बेटी है और फिर सब लोग बैठकर बात करने लगते हैं। कार्ल्स शॉ से माफी मांगता है और बताता है कि गवर्नमेंट की ऑर्डर की वजह से जो कि इनकारनेट को मारने के लिए दिए गए थे, वो ट्राइस को टाउन के लोगों और गवर्नमेंट से बचाना चाहता था। ट्राइस के सर के ऊपर बाउंटी की वजह से कुछ लोग उसके पीछे हैं और कितने ही उसे डर भी रहे हैं। चार्ल्स कहता है कि ट्राइस पहले उसकी बार में सिंगर थी, जो सुन के शॉ खुश हो गई कि वो एक सिंगर से बात कर रही है, लेकिन ट्राइस ने बताया कि वो पास्ट की बात है। ट्राइस समझाती है कि वॉर की वजह से लोगों ने उसके गाने को कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी और जब वो आर्मी में शामिल हुई तो उसने अपनी आवाज का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया। जब वो लोग वॉर से वापस आते थे तो लोग उन्हें सेलिब्रेट करते थे, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर की नजरों से देखते थे और कोई भी मॉन्स्टर को गाते हुए नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो चुप ही रहती थी जब तक चार्ल्स ने उसे फाइनली नहीं ढूंढ लिया। ट्राइस कहती है कि वो और चुप नहीं रहना चाहती, लेकिन चार्ल्स इसके खिलाफ होता है। शॉ कहती है कि वो फिर भी ट्राइस से मिलने और उससे बात करने आएगी। शॉ अपना वादा निभाती है और रोज ट्राइस से मिलती है, उसके लिए गिफ्ट और कुछ चीजें भी लेके आती है। दोनों हांग के बारे में बात करते हैं और ट्राइस एक्सप्रेस करती है कि वो फिर से लोगों के सामने गाना चाहती है। शॉ उसे हिम्मत देती है कि वो दिन जरूर आएगा। शॉ कैंप वापस जाती है, लेकिन वहाँ क्लाउड से मिलती है जो उसे कहता है कि बिना सावधानी के ऐसे घूमने ना जाए क्योंकि टाउन के लोग सोल्जर से सावधान हैं। दोनों बात करते हैं और क्लाउड बताता है कि काने उसका बड़ा भाई है और उसका फर्ज है हांग और दूसरे इनकारनेट को मारना। टाउन के लोग चार्ल्स से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या छुपा रहा है, लेकिन चार्ल्स उनसे बच के निकल जाता है, जहाँ उसे गोली भी लग जाती है। चार्ल्स फिर से ट्राइस के पास जाता है जो उसे अपनी इच्छा बताती है कि वो टाउन छोड़कर फिर से गाना चाहती है। चार्ल्स उसे कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए क्योंकि टाउन के लोग उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरी सांस से पहले वो ट्राइस को समझाता है कि वो लोगों को जिम्मेदार ना ठहराए क्योंकि लोग बस भविष्य से डर रहे हैं। उसी रात ट्राइस टाउन में गाती हुई वापस आती है और जो लोग उसे सुनते हैं वो गहरी नींद में आ जाते हैं। लीसा के कहने पर क्लाउड अपने सोल्जर्स को ट्राइस को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है क्योंकि ट्राइस ने लोगों को नींद में डाल दिया था। क्लाउड और उसके लोग ट्राइस को फाउंटेन पर बैठकर गाते हुए पाते हैं। सोल्जर के ऊपर भी उसके गाने का असर हो जाता है और वो लोग भी
ही सो जाते हैं, लेकिन क्लाउड ट्राई करता है कि उसके असर से बचा रहे। तभी शॉ आ जाती है और ट्राइस से पूछती है कि वो लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रही थी। ट्राइस कहती है कि वो उन्हें उनके दर्दनाक भविष्य से बचा रही है। शॉ कहती है कि ट्राइस अपने होश में नहीं है, जिसे सुनने के बाद ट्राइस अपने सेंसेस में वापस लौट आती है। क्लाउड ट्राइस पर गोली चलाता है, लेकिन ट्राइस उड़कर वहाँ से भाग जाती है और शॉ उसका पीछा करती है। ट्राइस चार्ल्स के बाहर जाती है, जो कि अब पूरी तरीके से जल चुका था। शॉ उस तक पहुँच जाती है। ट्राइस बताती है कि वो फिर से स्टेज पर नहीं गा सकती, जो उसे पहले पसंद था, क्योंकि लोग उसे मॉन्स्टर समझते हैं। वो शॉ से पूछती है कि क्या वो उसका गाना सुनेगी। शॉ कहती है कि हाँ, वो उसका गाना सुनना चाहेगी। ट्राइस गाने ही वाली होती है कि सोल्जर उस पर गोली चलाते हैं। क्लाउड उन्हें ट्राइस को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन फिर रोक देता है जब शॉ उसकी साइड में जाती है। ट्राइस अपना मुंह खोलकर गाने लगती है और क्लाउड शूट करने ही वाला होता है, लेकिन शॉ कहती है कि नहीं, क्योंकि ये गाना अलग है। ट्राइस शॉ को कहती है कि वो ठीक है और अपने आखिरी पल में एक सुरीला गाना गाती है। शॉ जिसके खत्म होने के बाद कहती है कि उसका गाना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, और ये सुनने के बाद ट्राइस पीसफुली खत्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि शिप आ गई थी और सब लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे। क्लाउड शॉ से मिलता है और बताता है कि उन्होंने हांग को सेंट्रल माउंटेन्स में ढूंढ लिया है, लेकिन वो उसे सावधान करता है कि अगली बार अगर वो उनके बीच दखल देगी तो सोल्जर उस पर शूट कर देंगे। शॉ कहती है कि वो ट्राइस को बचाना चाहती थी, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, चाहे वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही सही। इन्हीं सभी के बीच हांग अपने वादे को पूरा कर रहा था, लेकिन अपनी वुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में उसके द्वारा की गई तबाही की यादें घूम रही थी। उसका सामना एक इनकार्नेट से हो जाता है, जो कि उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हांग उसे अपनी चोटों के बावजूद भी बॉम्ब स्पेयर का इस्तेमाल करके इनकार्नेट को मार देता है। उसके खून के निशान गार्म को हांग की लोकेशन पता लगाने में मदद कर रहे होते हैं। हांग एमलेसली फ्रोजन माउंटेन में सफर कर रहा होता है। पैट्रिया के किसी हिस्से में अपने पहले के कर्मों के बोझ तले दबे थका हारा अपने मरे हुए साथियों और उनकी आखिरी शब्दों की यादों से परेशान होते हुए वो ठंडी जमीन पर कोलैप्स कर जाता है, लेकिन उसका मकसद वापस खड़ा होने और चलने पर मजबूर करता है, अपने आप से बात करते हुए कि उसे अपना वादा पूरा करना है। जब वो आगे बढ़ता है तो हांग के सेंस शार्प हो जाते हैं और वो आने वाले खतरे को भाप लेता है। बिना वार्निंग के एक और इनकार्नेट वेयरवुल्फ रॉय उस पर अटैक करता है। एक खतरनाक लड़ाई के बाद रॉय पूछता है कि हांग ने खाने के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया, और धमकी देता है कि अगर वो इसे स्वीकार नहीं करेगा तो वो उसे मार देगा। लेकिन हांग अपने शब्दों पर खड़ा रहता है और कहता है कि उसे भी रॉय को मारना होगा अपना वादा पूरा करने के लिए। इस वक्त शॉ और बाकी के लोग माउंटेन पर पहुंचते हैं। शॉ सोचती है कि हांग को कैसे बचाया जा सकेगा, क्योंकि क्लाउड ने हांग को देखते ही शूट करने के ऑर्डर दे दिए थे। हांग अपनी गन लोड करता है और गार्म पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर करता है। गार्म, जो कि हांग की टेंशन को सूंघ सकता था, उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि चुपना बेकार है। गार्म हांग पर चार्ज करता है और पेड़ पर अटैक कर देता है, जिसके पीछे हांग छुपा हुआ था, लेकिन हांग अटैक डॉज कर लेता है और गार्म पर शूट करता है, लेकिन गार्म बुलेट को सिर्फ अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। गार्म फिर से हांग पर चार्ज करता है और उसे घायल कर देता है। गार्म कमजोर हांग से कहता है कि वो ट्रांसफॉर्म होकर अपनी इनकार्नेट वाली फॉर्म में आकर उसे फाइट करे। तभी सूरज उगता है और हांग के व्हाइट बाल ब्लैक में बदल जाते हैं। गार्म कहता है कि वो बाद में हांग को ट्रांसफॉर्म करने पर मजबूर करेगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। क्लाउड अपने मिशन और हांग के लिए परेशानी के बीच ज्यादा चिंता और सोचने की वजह से तेज बुखार की वजह से गिर जाता है। उसे फोर्ट ले जाया जाता है, जहाँ पर शॉ उसका ख्याल रखती है। वो मिशन जारी रखने की कोशिश करता है, लेकिन शॉ कहती है कि वो आराम करे, क्योंकि जनरल ने खोजबीन पार्टीज को भेजा है हांग को ढूंढने के लिए। क्लाउड शॉ से पूछता है कि वो इनकार्नेट्स की रक्षा क्यों करना चाहती है। शॉ कहती है कि वो बिलीव करती है कि इनकार्नेट्स भी इंसानों के साथ साइड बाय साइड जी सकते हैं, और वो इसका एक तरीका ढूंढना चाहती है जिससे कि ये मुमकिन हो सके। जनरल आता है और रिपोर्ट करता है कि उन्होंने हांग को देखा है, लेकिन एक और इनकार्नेट भी वही है। क्लाउड जनरल को तुरंत स्ट्रेटेजी मीटिंग की तैयारी करने के ऑर्डर देता है। सोल्जर आगे होने वाली फाइट के लिए तैयारी करते हैं जनरल के लीडरशिप में, क्योंकि क्लाउड की तबीयत खराब हो रही थी। क्लाउड इसका विरोध करता है, लेकिन समझता है कि अपनी तबीयत पे भी ध्यान देना जरूरी है। इन सब टकराव के बीच हांग एक बहुत ही ज्यादा डरावने सपने से परेशान हो रहा होता है, जिसमें कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और अपने पास्ट की चीजें याद करता है। उसके पास्ट का अंधेरा उसे अपने अंदर खींच लेता है, और जब वो जागता है तो गार्म अभी भी वहीं पर होता है, उसे चैलेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार। फाइट दोबारा कंटिन्यू होती है, जहाँ पर गार्म हांग पर लगातार प्रेशर डालता है कि वो अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो। सोल्जर और शॉ जैसे ही बैटल की जगह पर आते हैं तो गार्म हांग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसे पुश करता है, लेकिन हांग अभी भी ह्यूमन फॉर्म में बीस्ट को हराने की कोशिश करता है। अपने व्यर्थ प्रयास के बाद गार्म हांग को गले के सहारे पकड़ लेता है और उसे इनकार्नेट फॉर्म में फाइट करने के लिए फोर्स करता है, लेकिन हांग कहता है कि वो नहीं करेगा। गार्म गुस्सा होकर हांग को कहता है कि वो
बस खाने का डॉग था। फिर हांक के सीने में छेद कर देता है और उसके घाव को दबाना शुरू कर देता है। शॉ और एलाइन की डेथ की यादें हांक के दिमाग में घूमने लगती हैं और आखिरकार वो अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि गार्म को खुशी दिलाता है। दोनों मॉन्स्टर के बीच क्लैश भयंकर होने लगता है। हांक अपनी अनलिस्टेड पावर को कंट्रोल करने में स्ट्रगल करता है। वो याद करता है अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक जाइंट व्हाइट वुल्फ और एक लाउड रॉर के साथ। हांक फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर वापस आ जाता है। गार्म हांक के पावर के खेल को बहुत ही ज्यादा खराब समझता है और उसे पास की चट्टान पर फेंक देता है। फिर वो हांक के सीने पर पैर रख कर दबाने लगता है, उसे बेकार कहता है और बोलता है कि अगर वो इतना कमजोर है तो लोगों को कैसे बचाएगा। जब गार्म आखिरी हमला करने वाला होता है तो सोल्जर बीच में आ जाते हैं और गार्म पर शूट कर देते हैं। गार्म एक बुलेट को डॉज करता है जो कि सीधा हांक के पास जाकर गिरती है और चट्टान बिखर जाती है, जिसके बाद शॉ हांक को बुलाती है जब वो चट्टान से गिरता है। गार्म याद करता है कि कैसे हांक उसकी उम्मीद था। वो युद्ध के मैदान में बचने के बाद इनकारनेट में ट्रांसफॉर्म हुआ था और हांक की वजह से ही वो सर्वाइव कर पाया था। लेकिन हारे हुए हांक को देखकर गार्म उससे निराश होता है और सोल्जर की शूटिंग से बचकर भाग जाता है। घायल होने के बावजूद वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार सोल्जर उसे कैसे ढूंढ रहे हैं और शूट कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मरना चाहता और सारे सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि सोल्जर्स को बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान होता है और बैकअप बुलाना पड़ता है। क्लाउड भी वहाँ पर उनके बीच में शामिल होता है लिसा के मना करने के बावजूद, और वो कहता है कि वो अपने आदमी और शॉ दोनों को बचाना चाहता है।